जी हाँ, 20 साल बेमिसाल। बातचीत हम कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसके चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने 20 साल पहले आज से लीडरशिप संभाली थी। तो 20 साल पूरे होने का ये जो पूरा सफ़र है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 20 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कामयाबी की एक नई मिसाल पेश की है। मुकेश अंबानी सफलता की एक ऐसी लकीर खींच दी है, उसे पार करना या उसके बराबर ही पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में निवेशकों ने ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट की है और इन बेमिसाल 20 सालों का सफ़र कैसा रहा, इस पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल, साथ ही जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और हमारे रिसर्च एनालिस्ट सुमित, जो हमें बताएंगे इस 20 साल के सफ़र की कहानी नंबर्स की ज़ुबानी। अनुज, हम लोग उस कंपनी में काम करते हैं जिसकी आज हम बातचीत कर रहे हैं। 20 साल का ये सफ़र जब मुकेश जी ने इसकी कमान संभाली, और मैं लकी हूँ कि उसी 20 साल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, दिल्ली से लेके मुंबई तक। तो इस सफ़र को मैंने हर AGM में, ये भी एक बात बताने वाली कि मैं 20 साल से हर AGM को ज्वाइन करता रहा हूँ। पहले कुछ सालों तक इन्वेस्टर के तौर पे, फिर उसके बाद यहाँ नौकरी शुरू की तो यहाँ के संवाददाता के रूप में। एक शानदार सफर, एक जानदार कंपनी। अभी नंबर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइए कैसा। नहीं बिल्कुल, बहुत जैसा आपने कहा नीरज जी, और देखिए आज धीरू भाई जी का जन्मदिन भी है। और इसीलिए शायद इस दिन मतलब मुकेश अंबानी जी ने एक ऑफिशियली एक कमान संभाली थी। और वो जो एक उनका एक उनके पिताजी का एक सपना था, वो फ़ोन हर इंडियन के हाथ में हो, और उसको उन्होंने फिर साकार भी किया। इनिशियली थोड़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन उसके बाद उस पर काम किया। और आपने जैसा सच कहा कि हम जिस चैनल में काम करते हैं उसका ओनर भी रिलायंस है, लेकिन फैक्ट ये है कि जितनी वेल्थ रिलायंस ने जनरेट की है और जो एक्विटी कल्ट रिलायंस ने इस देश को दिया है, वो शायद ही किसी कंपनी ने दिया हो। तो ऑब्वियसली एक प्राउड भी फील होता है एक ऐसी कंपनी में काम करने के लिए। मुझे आज तक कोई नहीं मिला ऐसा जिसने कहा होगा कि वो रिलायंस का इन्वेस्टर है, उसे नुकसान हुआ हो। कभी भी खरीदा हो, किसी भी लेवल पे खरीदा हो, उसने फ़ायदा उठाया। ये होती है कंपनी जो वेल्थ क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए। आप भी AGM में गए कभी? नहीं, मैं AGM में नहीं गया, लेकिन आप इतना बोल रहे हैं, मैं अगली AGM में चलता हूँ आपके एक बार चलिए, आपको बहुत मजा आएगा। वहाँ तरह तरह के इन्वेस्टर्स मिलते हैं, उनकी आप कहानियां सुनेंगे ना, तो आपको मन बड़ा आह्लादित हो जाएगा कि क्या क्या बातें वो लोग बताते हैं, क्योंकि वो तीसरी जनरेशन के इन्वेस्टर्स आते हैं। यानी वो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो अपने ग्रैंडफादर को लेके आते हैं, जो इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं आज भी। और वो अभी भी वो मुकेश अंबानी जी को ऑलमोस्ट अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बातें भी वैसे ही करते हैं। मुकेश जी को ऐसे ऐसी बातें करते हैं, हमको लगता है अरे ये कैसे बोले नहीं, हम तब से हैं जब धीरू भाई थे। मैं एक चीज़ मुझे याद है, मैं एक बहुत पुराने मार्केट गेस्ट हैं, वो वेटरन मार्केट गेस्ट हैं, एक बार उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बोला कि जब मैंने रिलायंस पे उनसे व्यू पूछा, तो उन्होंने बोला कि अभी ये 28 दिसंबर को अंकल का बर्थडे आ रहा है, तो शायद कुछ बड़ा अनाउंस होगा। मैं 1 मिनट के लिए सोचने पड़ गया था ना। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा वो धीरू भाई जी के लिए कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक कहानियां तो बहुत हैं खैर इसकी। वो जो फिल्म आई थी गुरु, वो भी लूजली इनकी कहानी पर ही बनी थी। उसमें आपको सीन याद होगा जिसमें वो एक बुजुर्ग आदमी उनके पास जाके कहते हैं कि मैंने अपनी बेटियों की शादी की है ये शेयर से। ये तो आपने फिल्म में देखा, मैंने रियल में देखा है कि लोग, हम लोग चूंकि घूमते रहते लोगों से पूछते हैं, तो ऐसे हमने तो रियल में सुनी लोगों से कि हमने तो घर भी बनाया, शादियां भी की। और नीलेश शाह जी जो अपने कोटक सिक्योरिटीज, कोटक AMC वाले हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वो ऐसे किसी इवेंट में गए, तो उन्होंने बताया कि मुकेश जी से किसी इन्वेस्टर ने ऐसा कहा कि हमने आपके स्टॉक में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया है। तो उनका अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इससे भी ज़्यादा बनाते हैं। तो ये इस तरीके की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे एक बस इंटरव्यू में एक्चुअली नीरज जी, वो 2002 की ही बात है, तब मुझे याद है एक मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू हुआ था, CNBC TV 18 पर ही हुआ था वो इंटरव्यू। और उसमें उन्होंने एक वो स्टोरी बताई थी जब शॉर्ट सेलर्स पीछे पड़ गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के। वो उस समय था जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, वो सारा बदला का टाइम हुआ करता था पहले। तो उसमें एक बेयर कार्टेल काफ़ी एक्टिव था रिलायंस के ऊपर, और वो धीरू भाई जी ने वो सारे के सारे शेयर्स वो खरीदते गए, और जो बेच रहे थे, तो वो ये और वही मेरे ख्याल से एक जो एक जज्बा है वो मुकेश अंबानी जी ने कंटिन्यू किया है इस कंपनी के लिए। करेक्ट। तो जो ये बातचीत हम कर रहे, चलिए इसको नंबर की जुबानी सुमित से समझते हैं, जिन्होंने बहुत लंबी रिसर्च हमारे सामने रखी है। सुमित, बताइए ये 20 साल का सफ़र नंबर्स में बताइए हमें।
तो देश की सबसे बड़ी कंपनी की लीडरशिप के बेमिसाल 20 साल पूरे हुए हैं, जहां पर श्री मुकेश अंबानी, जो कि 2002 से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर हैं, उनके सीएमडी के तौर पर कंपनी ने 20 साल का एक बड़ा सफर तय किया। 20 साल में ना केवल निवेशकों की वेल्थ में एक बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है और साथ साथ कई सारे सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, नेटवर्थ, असेट, मार्केट कैप, इन सब के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। किस तरह से, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2002 में करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि अब रफली 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 21% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखी है। आय फ्रंट पर करीब 45,000 करोड़ रुपए की आय 2002 में अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय, 15.5% की एक ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। आय के बाद मुनाफे के तौर पे देखा जाए तो मुनाफे में भी एक जोरदार बढ़त, 3280 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, जो कि 2001-2 में था, अब रफली 67,845 करोड़, यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 16-16.5% की ग्रोथ हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। इसके अलावा आय मुनाफे के बाद अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या फिगर्स की बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का नंबर, जो एक समय पर रिकॉर्ड था 11,200 करोड़, वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 17% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट के साथ साथ असेट कंपनी के, जो कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है 2002 में, अब रफली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। 19% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। और असेट के साथ साथ अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में भी एक भारी इजाफा है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ अब करीब 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि 17% की CAGR यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। तो एक बड़ा आंकड़ों में फेरबदल, एक बड़ा उछाल देखा है। 17.5 लाख करोड़ ये वेल्थ में इजाफा हुआ है पिछले 20 सालों में, यानी करीब 87,000 करोड़ का वेल्थ में इजाफा हर साल होता हुआ देखा है हमने रिलायंस के निवेशकों के लिए। तो इस तरह की मिरेकुलस वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई है। 2006, 2009 और 2016 तीन बड़े वेंचर्स, रिलायंस रिटेल 2006 में, 2009 में ENP कारोबार और 2016 में रिलायंस जियो। तो इस तरह के मेगा केपेक्स, नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन और एक बड़ा विस्तार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा। रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार की जो आय है उसमें करीब कई गुना की एक बढ़त होते हुए देखी हमने इस ड्यूरेशन के अंदर। 2002 में जहां एक रिफाइनरी थी, 2009 तक आते आते रिफाइनरी, एक और रिफाइनरी का एडिशन और उसके अलावा बड़ी केपेक्स जो है कंपनी ने की। रिफाइनरी क्षमता में करीब दोगुने की बढ़त हमने होते हुए देखी है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कैंपस है कि मेगा इंजीनियरिंग मार्वल और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैंपस के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन 2010 में नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत हुई और इस फाउंडेशन के जरिए 6.5 करोड़ लोगों की मदद अब तक की जा चुकी है। ना केवल इसकी मदद ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इसने कामकाज किया और रिलायंस फाउंडेशन CSR में सबसे आगे शुमार होते हुए दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, आप रिलायंस की टेलीकॉम क्रांति भी देखिए। एक समय पर जहां 500 रुपए पर GB के आसपास का आंकड़ा होता था डेटा का, वो आज करीब 12 रुपए पर GB के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़ा टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो कि रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। 2016 में जहां पर देश की रैंकिंग 150वें पायदान पर थी, 2018 तक आते आते वो पहले पायदान पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट के तौर पर शुमार हो चुका है भारत। तो मेट्रो के साथ साथ ना केवल आपका टेलीकॉम बिजनेस बल्कि रिटेल बिजनेस भी छोटे शहरों में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर जाना माना ब्रांड जो है वो अब रिलायंस रिटेल के साथ हर छोटे बड़े शहरों के अंदर मौजूद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का एक मेगा केपेक्स पिछले 20 सालों के अंदर, एक मेगा ग्रोथ पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखी है। अच्छा नीरज जी, एक इंटरेस्टिंग, सारे आंकड़े तो खैर फिनोमिनल हैं, आई पॉपिंग आंकड़े हैं, वो तो खैर हम चर्चा करते ही रहते हैं। एक पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो इंडिया का बिगेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर है वो भी रिलायंस है। वो जामनगर में उनका जो वो मैंग्रोव है और वो, मैं खैर कभी गया नहीं हूँ, मैं होपफुली एक जाने का मौका मिलेगा। वो जो उस मैंगो का साइज बताते हैं अपेरेंटली काफ़ी बड़ा था, उसका कलर भी नॉर्मल मैंगो से अलग होता है और 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी का। हाँ। बहुत ही क्वालिटी का जो डजन्स में बिकता है। हाँ। ये वो वाला आम है जो किलो में नहीं, 1000-1200 रुपए डजन के प्राइसेस शुरू होते हैं इसके। तो इस तरीके की जर्नी है। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी हैं। गौरांग सर, 20 साल का सफ़र और 18 से 20% के CAGR हर फ्रंट में, चाहे आप प्रॉफिट में देखिए, रेवेन्यू में देखिए, एसेट में देखिए, नेटवर्थ में देखिए, कमाई में देखिए या
87,000 करोड़ हर साल वेल्थ क्रिएट किए निवेशकों की। कैसे देखते हैं आप इस सफर को रिलायंस के? पहले तो आपका और अनुज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो इस कंपनी के इतिहास के साथ साथ हमारी कंपनी का भी एक इतिहास रहा है, जहां पर हम काफी लंबे समय से खरीदारी की राय दे रहे हैं। और मुझे वो दिन भी याद है जब दोनों भाइयों के बीच विभाजन हुआ था। उस दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए। और नीरज भाई, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने लिए ही इतिहास नहीं बनाया है, लेकिन हर एक उस निवेशक के लिए एक इतिहास बनाया है जिन्होंने इस कंपनी ने काफी लंबे समय से निवेश किया था और अपना निवेश बना करके रखे हैं। और अभी अभी जब आप बात कर रहे थे अनुज भाई से, और जो आप बातें बता रहे थे एजीएम को लेकर के, तो मुझे भी एक दो अवसर मिला था जहां पर ऐसी कुछ चीजें मुझे भी सुनने को मिली। और आज भी, क्योंकि हम ब्रोकरेज फर्म में काम करते हैं, हमारे पास काफी सारे डीमैट अकाउंट है, और जब भी पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मेरे पास आता है तो एक नाम वहां पर होता ही होता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर उस पोर्टफोलियो में शामिल होता है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से कप्तानी माननीय चेयरमैन साहब श्रीमान मुकेश अंबानी जी ने संभाली, सूझबूझ समझ वाली रणनीति को साथ में लेते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया है, और उसी के कारण इस तरीके की पूंजी काफी सक्षम रूप से सफलता मिली है इनको। और मुझे लग रहा है कि इतिहास और भी बनाना बाकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जिस तरीके से वो नए कारोबार में उतर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल अनुज, नंबर्स की हम लोगों ने बात की, इसको आप देख के सोच सकते हैं कि 20 साल तक इस ग्रोथ को मेंटेन करना, हम लोग क्या पिताजी कहते थे फर्स्ट क्लास आना बड़ी बात नहीं है, लगातार आ सकते हो क्या, तो वो एक चैलेंज होता था कि आपको वो पेस मेंटेन रखना है। और इस कंपनी ने 20 इयर्स तक वो पेस मेंटेन। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा नीरज जी, ये करीब 10 या 11 साल पहले की बात है। और मैं एक बहुत ही बड़े मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहा था, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मेरा रिलायंस के लिए सिर्फ एक क्रिटिसिज्म रहेगा कि धीरू भाई जी के जाने के बाद किसी बिजनेस में इन्होंने पैसा नहीं बनाया, और मुकेश अंबानी ने वो चेंज किया है। मेरे ख्याल से जो एक कहा जाता था कि कंज्यूमर बिजनेस में ये कभी पैसा नहीं बना सकते, लेकिन जियो में, रिटेल में, दोनों में ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है इन्होंने। एक लीडरशिप पोजीशन विद प्रॉफिटेबिलिटी, वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है कि डेटा का आपने रेट कम किया, सबके लिए आपने अवेलेबल कराया, लेकिन एट द सेम टाइम उसको प्रॉफिटेबल भी रखा। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उसको प्रॉफिटेबल भी रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि B2B से B2C में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। उस चैलेंज को उन्होंने न सिर्फ बीट किया है, मोर देन बीट किया, मतलब आप एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा करके दिखाया है। तो ये तो 20 साल की एक कहानी है जो हमारे सामने है, और इसीलिए जब नई पीढ़ी इस कारोबार को अब संभालने वाली है, संभाल रही है, उनके बेटे अब चेयरमैन बन गए हैं, तो यहाँ से आगे भी बिजनेस की यही ग्रोथ दिखेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कुछ और नंबर्स के साथ, गौरांग साहब से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 20 साल बेमिसाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कमान जब मुकेश जी ने संभाली थी, उस पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो हमने अब तक बातचीत की कि 20 सालों का सफ़र कैसा रहा, जो कि बेहद शानदार रहा। अब अगले 20 सालों के लिए क्या होगा, अगले 30 सालों के लिए क्या होगा, ये सुमित से चलते हैं। सुमित बताइए, नए वेंचर्स, नए बिजनेसेस जिस पर अब नज़र रहेगी। तो एक बड़ी ग्रोथ जर्नी के बाद अब आगे का केपेक्स किस तरह का है? आगे केपेक्स में एक मेगा एक्सपेंशन, करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एक्सपेंशन न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर। इस कारोबार के अंदर बड़ा एक्सपेंशन तो है ही, साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर जिस तरह की ग्रोथ की बातचीत है, उसमें जामनगर के अंदर 5 गीगा फैक्ट्रीज। इतना ही नहीं, कहीं पहली बार क्वार्ट्ज टू मॉड्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर कामकाज, और साथ ही साथ सबसे कम लागत में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज प्रोवाइड कराने का
लक्ष्य। तो इस तरह के मेगा फ्यूचर प्लान कंपनी ने ईयर मार्क कर रखे हैं। 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने की बातचीत और साथ ही साथ सोलर पीवी मॉड्यूल को लेकर, जहां पर 2024 में करीब 10 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, उसको डबल करके 20 गीगावाट तक पहुंचाने की बातचीत 2026 तक। तो इस तरह का एक मेगा एक्सपेंशन। इतना ही नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों में 2020-21 में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई है। FY21 में रिलायंस के जरिए देश में सबसे ज्यादा FDI आया है और उसके अलावा फ्यूल रिटेलिंग को लेकर कंपनी ने BP के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें जियो BP ब्रांड के नाम से कंपनी के आउटलेट भी होंगे। तो इस तरह के मेगा केपेक्स जो कि कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड के लिए प्लान भी कर रखे हैं। ओके, काफी मेजर केपेक्स प्लान किया हुआ है कंपनी ने। गौरांग, किस बिजनेस पर अब सबसे ज्यादा आप भरोसा रखेंगे यहाँ से? तो अनुज, मेरा मानना है सोलर और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में ऊर्जा को लेकर के, उत्पादन को लेकर के, उपलब्धि को लेकर के, आज के साल में भी अगर आप देखें तो 75 साल हो गए आजादी के अनुज, लेकिन आज भी कुछ गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर बिजली पहुंचती भी है तो बहुत कम समय के लिए पहुंचती है। और हमारे देश में सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसकी क्षमता बढ़ाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के भी मेरे ख्याल से जो बातें सामने आई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट की तरफ से, ये भी मेरे ख्याल से ना तो सिर्फ कंपनी के लिए लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को सुधारने में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े पैमाने पर मदद करेगी। तो मेरा अगर किसी एक कारोबार में अगर मेरी रुचि होगी तो वो होगी ग्रीन एनर्जी, सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो ग्रीन एनर्जी और इन सब बिजनेसेस पे गौरांग सर की नज़र है जो ड्राइव करेंगे इस ग्रोथ को। और रिटेल और जो टेलीकॉम बिजनेस है जिसको प्लेटफॉर्म के तौर पे हम लोग देखते हैं, जो एक नई तस्वीर भारत की पेश करा, क्योंकि अब डेटा कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों के लाइफ के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे पेश करेंगे। अनुज, एक बात आपने गौर की होगी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मुकेश जी ने कहा था, अपनी एजेंट में ऐलान किया था कि हम नेट डेट ज़ीरो हो जाएंगे। उन्होंने समय से पहले करके दिखाया था। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो इस कंपनी में काम तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली जानते हैं उसको। उनका कहना था कि मुकेश जी की सबसे बड़ी खूबी है कि एग्जीक्यूशन। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम इस तारीख को होना है तो उससे एक दिन पहले होके रहेगा, कुछ भी हो जाए। और वो उन्होंने कई मामलों में दिखाया है। बिल्कुल, और उनकी टीम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पीपल एक जो ये बेट लेते हैं ना, वो फिर बड़ी बेट लेते हैं उसके बाद। एक जो इनके कई जो खास एम्प्लॉय से ज़्यादा वो पार्ट ऑफ फैमिली हैं, वो मतलब हमेशा से इनके साथ रहे हैं। और कुछ बोर्ड मेंबर्स तो मेरे ख्याल से वेल इनटू 90s अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो उनके साथ ही रहे हैं हमेशा से। और अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है कि जो रिलायंस का इवन जो ट्रेजरी बिजनेस है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक इंडिया के जो बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करता है इनका ट्रेजरी बिजनेस। करेक्ट। और वो ट्रेजरी बिजनेस अब जियो फाइनेंस में आने वाला है। गौरव सर, जियो फाइनेंस आने वाला है, अनाउंस हो चुका है। फिर आगे बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग रिटेल की, टेलीकॉम की, इन सब की आने वाली है। बड़ा एक वैल्यू क्रिएशन का मौका है। बिल्कुल है नीरज, और मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी क्षमता आपके पास है, इतना बहुत ही मजबूत और सक्षम नकदी बैलेंस शीट पर है, तो जाहिर है। और ये जो वित्तीय क्षेत्र को लेकर के मेरे ख्याल से जो एक वैक्यूम हो रहा है, वहां पर एक बहुत ही मजबूत एंटिटी का होना जरूरी है। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस कंपनी के फाइनेंस आर्म को लेकर के मेरे ख्याल से जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन, आप देखिए नीरज, जियो को लेकर के आए तो किस तरीके से लोगों तक वो पहुंचे और लोगों की क्षमता किस तरीके से बड़ी हुई, चाहे उनकी वो नॉलेज हो या फिर कनेक्टिविटी हो, पढ़ने का लेकर के इसका उपयोग हो, या फिर अपने कारोबार को लेकर के कैसे, खास करके मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में। और ये जरूरी था, और मेरे ख्याल से सरकार की जो नीतियां थी उस पर अमल करते हुए जो जियो का कारोबार विस्तार रूप से इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर ये वित्त क्षेत्र में जो नक्शे कदम रखने की बात करी है, इनको एक तो पूरा नेटवर्किंग का फायदा इनको मिल सकता है।
करेक्ट। सुमित, अनुज, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से, फिर हम इस शो को रैप करें। नहीं, मेरे ख्याल से एक काफ़ी वेल्थ जनरेट की है और एक पावर ऑफ इक्विटी का एक अगर सबसे बड़ा एक एग्जांपल है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और वो जो कल्चर धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट की थी, मुकेश अंबानी ने कंटिन्यू की है और मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए अगले 20-30 साल में भी वही जो कल्चर है वो कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल, तो नई पीढ़ी के हाथ में कमान आ रही है और वो भी ऐसा ही करके दिखाएं, क्योंकि वो फैमिली ट्रेडिशन है, वो कल्चर आगे ट्रांसफ़र होती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में 2-3 चीज़ें अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग जितना सोचते हैं उससे बड़ा ये कंपनी सोचती है। कई उदाहरण टेलीकॉम का देख लीजिए, रिटेल का देख लीजिए, अभी फाइनेंस का आने वाला उसको देखिए कि बहुत बिग थिंकिंग है इनकी। और अगर आपको रिलायंस को अच्छे से समझना है तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि वो एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं और अपने वचन पे एकदम खड़े रहते हैं। सिर्फ आपको साल में एक बार इनकी एजीएम की स्पीच सुननी है मुकेश जी की, उसके बाद आप पूरे साल उसको खाली ट्रैक करते रहिए स्पीच को, तो आपको ये कंपनी समझ में आएगी कि कंपनी क्या कहती है और क्या करती है। और हर बार की स्पीच में बहुत गौर से सुनता हूँ एक एक वर्ड, और इस बार की स्पीच की आखिरी की 3 लाइन आज मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिएगा जाके, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो ये था 20 साल के सफ़र का, और उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल भी वेल्थ क्रिएशन के लिए, कंपनी के लिए और देश के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। गौरांग सर, अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।